जी हाँ, चंद्रमा की फतेह के बाद, चंद्रमा की जीत के बाद अब सूर्य पथ की बारी है और भारत के साइंटिस्ट इस बात का दम भी रखते हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। चांद के बाद आज सूरज की ओर बढ़ेगा भारत। सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश का मिशन है ये। एक अहम मिशन सुबह 11:50 पर इसरो के सूर्ययान की लॉन्चिंग होगी। जी हाँ, आदित्य L1 और सौर मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो का L1 आदित्य मिशन पूरी तरह से स्वदेशी है। हम तमाम उन बाधाओं को पार करके सूर्य की तरफ रुख कर रहे हैं जहां पर विश्व के उन देशों ने जो इस तकनीक में आगे थे, जब उन्होंने भारत को धता बताई, भारत को इनकार किया, तब भारत के वैज्ञानिकों ने भी कहा साइंस उनके साथ है और उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद सूर्ययान की तैयारी कर ली। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता के तुरंत बाद यह तैयारी हुई, यह तैयारी पहले से ही जारी थी। यानी वैज्ञानिकों को इतना यकीन था, स्पेस एक्सपर्ट को इतना पता था, हमारी कैलकुलेशन, हमारी नॉलेज, हमारी परफेक्टनेस उतनी है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में न केवल सोच सकते हैं, उसे अमली जामा भी पहना सकते हैं। सूर्ययान आज 11:50 पर लॉन्च होगा। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें अध्यात्म से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत आध्यात्म का देश है। जिस सूरज की तरफ हम यान भेज रहे हैं, उस सूर्य को भी सूर्य देव की तरह पूजते हैं। जिस चंद्रयान 3 पर हमने अपना चंद्रयान 3 मिशन लैंड करवाया है, उस चंद्र को मन की चंचलता का कारक कहा जाता है। ज्योतिष में चंद्रदेव की पूजा होती है, लोग जल चढ़ाते हैं और उसी चंद्रमा की चंचलता को किनारे रखते हुए वैज्ञानिकों ने गंभीरता के साथ जो प्रयास किए, वो उसके साथ सफलता पर आगे बढ़ गए। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर RC कपूर जुड़े हुए हैं स्पेस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर RC कपूर, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। मेरे साथ तान्या माहेश्वरी एस्ट्रोनॉमर हैं, ये मेरे साथ जुड़ गई है। तान्या, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ धनंजय भारद्वाज जी स्पेस के एक्सपर्ट हैं, स्पेस टेक एक्सपर्ट हैं। बहुत कुछ ऐसा हमारे सामने रखेंगे जो शायद हम लोग नहीं जानते। हम सवालों को तो आपके सामने वीव कर सकते हैं, पिरो कर ला सकते हैं, लेकिन उनके जवाब दर्शकों तक कैसे पहुंचेंगे, उसी के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर RC कपूर मेरे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल डॉक्टर RC कपूर, ये मेरा सवाल नहीं है, देश के बहुत सारे लोगों का सवाल है, एक बड़ी जनता का सवाल है। आदित्य L1 मिशन है क्या? शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए और आप सबके दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आज 11:50 पर लॉन्च होगी, वो ना सिर्फ सफल होगी और आने वाले 4 महीनों के बाद जो है ये अपने गंतव्य स्थल पर आदित्य L1 पहुंच जाएगा। आदित्य का, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य और L1 जो है वो एक विशेष बिंदु है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की रेखा में हमारे यहाँ से करीब पृथ्वी के केंद्र से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पहले तो आदित्य की बात की जाए तो आदित्य L1 जो है उसमें 7 पेलोड्स हैं। उनमें जो सबसे प्रमुख है वो है VELC, यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। कोरोनाग्राफ का अर्थ जो है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन के लिए है। उसकी तस्वीरें और उसका वर्णक्रम ले करके जो विभिन्न प्रकार की मालूमात हम लोग हासिल कर सकते हैं वो। लेकिन सूर्य का कोरोना हम हर समय नहीं देख पाते हैं। बात यह है कि वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हम देख सकते हैं और वो सन 1851 से ही सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए एक्सपीडिशंस माउंट किए गए थे। और खुशी की एक बात है कि 1868 के ऐसे ही एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के एक्सपीडिशन के दौरान हीलियम की खोज हुई, जो कि भारतवर्ष से हुई। गुंटूर के टोबैको फील्ड्स में जो एक्सपीडिशंस के ऑब्जर्विंग स्टेशंस थे। खैर, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ली गई है। उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक केंद्र में काला गोला है, डिस्क है, वो चंद्रमा है। जो इसके आसपास जो आपको सफेद बादल की जैसा एक सर्कुलर दिखाई देता है, वो सूर्य का कोरोना है। एक मिनट, मैं चाहूंगा अपने PCR से कि इसको फुल फ्रेम दिखाने की कोशिश करें, ये हमारे दर्शक समझें आपकी कमेंट्री के साथ। जी
ये 1980 के पूर्ण सूर्य ग्रहण की तस्वीर है। तो प्रिंट थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये जो है, इसमें जो कोरोना आपको दिख रहा है सफेद सफेद बादल के रूप में, जो कि काले गोले के चारों तरफ है, ये सूर्य का कोरोना है। और ये अति तप्त गैसों का जो है वातावरण है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य के सतह पर जो टेम्परेचर है करीब 5700 डिग्री है, लेकिन कोरोना में जो हम टेम्परेचर मापते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की गति से, वो करीब 1 मिलियन डिग्री से ज्यादा जाता है। तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है कि आखिर अगर सरफेस इतनी कम टेम्परेचर पे है तो कोरोना इतना गर्म क्यों है? मैं अपने दर्शकों को बड़ी आसानी से समझा देता हूं जो मैं समझ पाया। दर्शकों, जो आरसी कपूर साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि सूरज के आसपास जो कोरोना है उसका जो टेम्परेचर है वो करीब 5700 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, लेकिन जब ये आगे बढ़ता है तो 1 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं आरसी कपूर साहब? नहीं, करीब 10 लाख से लेके 20 लाख डिग्री तक पहुंचता है जी। कोई बात नहीं, ये इतना तक जो है वो कोरोना है उसके अध्ययन के लिहाज से है। और चूंकि हम पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देख पाते थे, फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएगा कोरोना ग्राफ जिसमें एक ऑकल्टर रहता है, यानी कि वो एक डिस्क के शेप में है। वो इस कोरोना ग्राफ में सूर्य की जो चमकती हुई डिस्क है उसको ढक लेता है। तो फिर अगर हम अपना इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि उसके अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं हो, तो हम कोरोना की अपनी रोशनी जो है सूर्य की मुख्य डिस्क की रोशनी के मुकाबले करीब 4 लाख गुना कम है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, इसीलिए हम दिन में किसी भी समय कोरोना नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तान्या का रुख कर लेता हूं। तान्या महेश्वरी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तान्या, ये अध्ययन इतना जरूरी क्यों समझा जा रहा है? हम आगे बढ़ रहे हैं, यकीनन अंतरिक्ष की कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उससे कहीं ज्यादा अंतरिक्ष मौजूद है। इनफाइनाइट वर्ड भी शायद इसी के जरिए आया है, लेकिन ये अध्ययन इतना जरूरी क्यों है? सूर्य के इतना नजदीक जाना, उसका अध्ययन करना, जब हम जानते हैं वहां इतना टेम्परेचर है, इतनी ज्यादा वहां पर स्थिति है, कितना जरूरी है अध्ययन और हमें हासिल क्या होगा? जी, सबसे पहले तो हम सूर्य के लगभग जो हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है उसके सिर्फ 1% डिस्टेंस पे ही जा रहे हैं। मतलब कि जो डिस्टेंस है हमारे पृथ्वी और सूरज के बीच में 15 करोड़ के करीब है और हम सिर्फ 15 लाख के डिस्टेंस पे जा रहे हैं। तो वहाँ से हम सूरज की उन किरणों के बारे में या जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो हम धरती पर नहीं कर सकते हैं। ऐसी डिफ़िकल्ट रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो हम उन रिएक्शंस के बारे में सीधा वहीं से स्टडी करेंगे। दूसरी चीज़, आने वाले समय में हो सकता है जो सूरज की सोलर फ्लेयर्स हैं, लपटें हैं, उसकी वजह से हमारी धरती या हमारी धरती के आसपास का जो स्पेस वेदर है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा या उनकी वजह से हमारी सैटेलाइट पे क्या असर हो सकता है। तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि तैयार करना चाहते हैं पहले से ही इसके बारे में स्टडी करके कि अगर आने वाले समय में कुछ भी ऐसा होता है तो हम इस घटना को कैसे झेल सकते हैं, इस चीज़ से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस घटना को कैसे झेल सकते हैं, इस चीज़ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। धनंजय मेरे साथ बने हुए हैं। धनंजय भारद्वाज जी, ये भी स्पेस टेक एक्सपर्ट हैं। धनंजय जी, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो लोगों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, जो लोग महसूस करते हैं। हम अभी अगर अपने स्टूडियो से बाहर निकलें तो सूरज की जो रोशनी है वो थोड़ी देर में हमें इस तरीके से कर देती है कि हमें किसी छाया की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ के नीचे चले जाइए या किसी घर के अंदर आ जाइए। ये जो हमारा L1 आदित्य L1 जा रहा है, ये अगर 15 लाख किलोमीटर और आगे जाकर सूर्य के नज़दीक पहुंच रहा है, ये उस ताप को, उस कोरोना के टेम्परेचर को किस तरीके से झेलेगा? कई सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे इसे, इसका एक टाइम पीरियड भी होगा। लोग यही सोचकर परेशान हैं कि ठीक है, चंद्रमा तक तो अच्छी बात है, लेकिन सूर्य तक आगे बढ़ना, कहीं ये दावत तो नहीं देना है खुद को नष्ट करने की? एक्चुअली जिस तरीके से हम लोग इसे आम दिनचर्या में हम जैसे देखते हैं कि सूर्य की रोशनी में हम लोग झुलस रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, ये इस तरीके से एक्चुअली काम नहीं करता है। आप सूर्य के करीब जा रहे हैं, बट आप इतना करीब नहीं जा रहे हैं कि आप प्रोब को डिस्ट्रॉय कर दें या उसको नष्ट कर दें।
आप एक सेफ डिस्टेंस है जिसे लैग्रांज पॉइंट कहते हैं। आम समझ के लिए मैं एक बार समझाना चाहूँगा। ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मान लीजिए जैसे कि एक सीसॉ है, सीसॉ के बीच का पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण दोनों बॉडीज का ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम लाता है, ना वो इस तरफ जाएगा ना वो दूसरी तरफ जाएगा। एक कोई आम जनता की समझ के लिए समझा रहा हूं मैं। मतलब एक मिनट रोक रहा हूं आपको। ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रांज पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर इसी को शायद L1 कहते हैं, और इस L1 में अगर हमारा ये सूर्ययान रहेगा तो ये उसी जगह पर ही घूमता रहेगा, उतनी दूरी से सूर्य के चक्कर लगाता रहेगा। आम अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको साथ देख सकते हैं, ये एक तरीके से सीट कहलाएगी, एक तरीके से सीटिंग पॉइंट है। ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, वहां पर भी ये जो प्रोब है वहां पर भी चक्कर लगाएगा, बट हाँ इस तरीके से चक्कर लगाएगा कि सूर्य का जो कोरोना है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। इनफैक्ट जो 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं उसमें सबसे क्लियर व्यू, सबसे जो साफ सूर्य को ऑब्जर्व करने का जो पोजीशन है वो ये पोजीशन है। और इसको प्रोब को इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि ये इतना ताप, इतना जो भी क्षमता रखता है कि उसमें जले नहीं और एक सेफ डिस्टेंस पे आराम से ऑब्जर्व कर सके। एक सेफ डिस्टेंस से आराम से ऑब्जर्व कर सके। धनंजय जी, आपसे भी वही सवाल, इससे पहले कि मैं डॉक्टर आरसी कपूर का एक नए सवाल की तरफ उनके पास बढ़ूं और शायद उस पर बहुत ज़्यादा उनके एक लंबे जवाब की मुझे उम्मीद हो, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की ले लेते हैं, क्योंकि देश है हमारा, आध्यात्मिक देश है, साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं। सूर्ययान की सफलता को लेकर देश भर में पूजा पाठ शुरू हो गया है। वही स्थिति जो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए थी, आदित्य L1 की सफलता के लिए हवन पूजन कहते हैं, जहां पर जाकर आप अपनी क्षमताओं को विराम देते हुए देखते हैं। वहां से किसी परम सत्ता की शुरुआत होती है और फिर वहां उस परम सत्ता के सामने माना जाता है कि वो हमें हर तरह की मदद करेगी। वाराणसी में लोगों ने हवन में आहुतियां दी हैं, लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए हैं। यही स्थिति जो अब से कुछ ही दिन पहले 23 अगस्त की बात, ज्यादा दिन दूर की बात नहीं है, उस दिन पूरे देश में ये एक तरीके का माहौल था कि ये चंद्रयान 3 ये पता चले कि वो लैंड कर गया है, सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। लोग सुबह से ही पूजा पाठ में लगे हुए थे। साइंटिस्ट ने अपना काम किया, लेकिन धार्मिक तो तर्क जहां होता है ना, आस्था तर्क के दायरे से कहीं ज्यादा दूर तक जाती है। ये आदित्य L1 को लेकर के हमने विजय की कामना से यज्ञ किया है। भारत विश्व गुरु बने, इस कामना से हमने यज्ञ किया है। L1 की सफल लॉन्चिंग हो, सफलता के साथ L1 मेरा पहुँचे सूर्य के पास। चंद्रमा के पास पहुँचने के बाद अब हम सूर्य के पास पहुँचने जा रहे हैं, इस कामना से हमने यज्ञ किया। तो मेरे साथ मेरे तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, और इससे पहले कि जब मैं ब्रेकिंग की बात कर रहा था तब मैं धनंजय जी से ये काउंटर सवाल पूछने वाला था। धनंजय जी, सवाल यही कि हम लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में नहीं जानते हैं, अधिकतर जनता नहीं जानती है। साइंस के लोग जानते हैं, वो उनकी एक्सपर्टीज है, लेकिन अधिकतर जनता नहीं जानती है। फिलहाल इस जगह पर जाकर आज सूर्ययान को पहुंचाना एक बड़ी बात है। हमें कम्युनिकेशन में महारत हासिल होनी चाहिए, हमें रॉकेट साइंस में महारत हासिल होनी चाहिए। सारी चीजें तो इसके वहां पहुंचते ही प्रूव हो जाएंगी अपने आप। भारत हासिल क्या करेगा? भारत के पास वो कौन सी जानकारियां लगेंगी जिन्हें स्पेस के खजाने की तरह माना जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर फ्लेयर जो होते हैं, जो सौर तूफान की तरह कह सकते हैं, ऐसे इससे पहले 1859 में कैरिंगटन इवेंट नाम से एक मैसिव स्टॉर्म आया था, जिससे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जगहों में, सारे पूरी दुनिया में, जिसे हम ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, जिसे हम पोलर लाइट्स भी कहते हैं, वो देखे गए थे। उसकी वजह से काफ़ी सारा इलेक्ट्रिकल लाइन सारे जल गए थे। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो टेलीग्राफ होते थे उस समय वो सब जल गए थे। इस टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं दोबारा, तो उसका एक तरीके से ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि ऐसा इवेंट अगर हो रहा है तो पहली चीज़ कि आगे क्या हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ये भारत के नज़रिए से नहीं, ये पूरी दुनिया के नज़रिए से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगा कि आपको एटलीस्ट पहले ही पता चल जाएगा। यानी ये एक्सपेरिमेंट जो हैं, ये इसरो इनको हासिल करने के बाद पूरे विश्व फ्रेटर्निटी, साइंस फ्रेटर्निटी के साथ शेयर भी करेगा। जरूर वो बिल्कुल शेयर करेंगे, और भारत हमेशा इस चीज में आगे रहा है।
जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पूरे मानवता की जीत है जब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, उसी तरीके से ये देखेगा। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आगे जाके जब कभी आप अपने प्रोब लॉन्च करेंगे या आप आगे जाके अपने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, इसको आप ऐसे समझिए, मैं मरीन डोमेन से हूं, जब एक जहाज को पानी में लॉन्च किया जाता है तो उसके सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसका टाइडल वेव का क्या ऊंच नीच रहेगा, क्या डेटा रहेगा, वो सब कुछ एनालाइज किया जाता है। तो इसकी वजह से आपको एक तरीके से कोई भी प्रोब, कोई भी आगे जाके आप मिशन लॉन्च करते हैं, उसकी जानकारी भी आपको एक तरीके से क्लाइमेटिक ही मान लीजिए, एक तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग के लिए उस तरीके की आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, जैसे कि जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया कि आपको आगे जाके जो इसका जो सूर्य का कोरोना है, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियर अभी तक हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आम अंडरस्टैंडिंग यही है कि कभी भी आप ऐसा मान लीजिए कि कभी आपने आग जलाई, तो जब आप उससे दूर जाते रहते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। सूर्य के कोर में उसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, सतह में 5500 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री तक का टेम्परेचर है, बट कोरोना जो उसकी सरफेस है उससे काफी दूर है, वहां पर 10 लाख से 30 लाख के बीच में टेम्परेचर है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत वो पहला देश होगा जो इसका एक पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें दे पाएगा। यानी 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आखिर वहां पर क्यों है, इसकी वजह भारत पता कर सकता है इस मिशन के जरिए। जी बिल्कुल, ये इसकी पूरी उम्मीद है कि ज़रूर ये प्रोब के थ्रू हमें कुछ ठोस जानकारी ले पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा आरसी सर ने बताया था, डॉक्टर आरसी ने, कि हम लोग VELC उसमें एक स्पेशल पेलोड जा रहा है जो इसको ही इजीली अच्छे से एनालाइज करेगा। तो उम्मीद है कि हम उसके रिगार्डिंग को ठोस जानकारी निकाल पाएंगे। तानिया, अब तक हम सूरज के बारे में कितना जानते हैं, और जैसा कि अभी धनंजय जी भी कह रहे थे कि हम कुछ नई चीज़ें इस दौरान पा जाएंगे जिनकी नॉलेज हमें मिलेगी, तो कितना इजाफा होगा सूरज को समझने में। और जैसे चांद के बाद हम सूरज तक गए हैं, ये मिशन के बाद वो हमारा क्या एक लंबा लीप और कहाँ तक जा सकता है? जी, हम बहुत आगे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमारी लेयर्स हैं, सूरज की कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे पृथ्वी की लेयर्स हैं, उसी तरह से सूरज की भी लेयर्स हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, देन कोरोना एंड कोर। तो इन सब की जानकारी, और सबसे खास फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना की जानकारी हमें मिलेगी, जो हम 7 पेलोड भेज रहे हैं, उसमें से 4 पेलोड ऑब्जर्व करेंगे और 3 वहाँ पे उसी आदित्य L1 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। तो इसके थ्रू जो हमें सूरज के बारे में जानकारी मिलेगी कि उसकी कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, सोलर फ्लेयर्स कैसे इनिशिएट हो रहे हैं, या फिर जो सोलर विंड है, जो सूरज से जो विंड चल रही है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। वो हमारे पृथ्वी के आसपास के वेदर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जो अभी तक हमारे पास बहुत क्लियरली नहीं है। अच्छा, अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर आरसी कपूर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं स्पेस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर आरसी कपूर, दर्शकों को ये बताते हुए, दर्शकों आप लोग एक बात समझिए, भारत सूर्ययान यानी आदित्य L1 को सूर्य के नज़दीक भेजने की कोशिश कर रहा है। ये भारत के साइंस की एक बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। भारत अपनी जिम्मेदारी पर स्वदेशी मिशन के जरिए, जब सबने मदद से इनकार कर दिया, तब भारत के साइंटिस्ट ने बीड़ा उठाया और उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति का सहारा लेते हुए इस प्रोजेक्ट पर वो आगे बढ़े और आज लॉन्च करने वाले हैं। डॉक्टर आरसी कपूर, पार्कर सोलर प्रोब भी है जो कि यूएस का है और जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है। पार्कर और आदित्य L1 में कितने बड़े परिवर्तन हैं, उनके एम किस तरीके के हैं, पार्कर क्या कुछ हासिल कर चुका है या कर रहा है, और आदित्य L1 क्या कुछ हासिल कर रहा है, करने की उम्मीद में है? देखिए, जो पार्कर प्रोब है वो सूर्य के बहुत निकट से होके उसने गुजरना है, और 6.4 मिलियन किलोमीटर, जो कि सूर्य के रेडियस का करीब 9 गुना है शायद, तो उस दूरी से जो ये एक किस्म से आप सूर्य के कोरोना के भीतर से होके सूर्य का चक्कर काट के अपने ऑर्बिट में वापस आ रहे हैं। ये बहुत पहले से इसके बारे में जो है वो नासा की प्लानिंग रही, और पार्कर जो है वो बहुत मशहूर वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था कि सूर्य का कोरोना एक दूरी विशेष से जा करके वो
सोलर विंड में बदल जाता है और वो फैलता रहता है। ये विंड जो है सारे सौर मंडल में फैलती है और उसका कुछ हिस्सा जो है पृथ्वी पर भी आता है। तो उसके अध्ययन से जो है हमारा L1 भी उसके बारे में अध्ययन करने जा रहा है। दोनों के लोकेशन और ऑर्बिट्स में बड़ा फर्क है। हमारा जो L1 पर है वो उसका कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के जैसा है, यानी कि जिस तरीके से जितनी गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है L1 भी उसी लगभग उसी गति से चक्कर काटता है। और दूसरा बात यह है कि हमारा आदित्य L1 जो है सूर्यमुखी है, यानी कि हर समय जो है इसके पैनल्स हैं सूर्य की तरफ ही रहेंगे, लेकिन L1 पर ही इसने एक हेलो ऑर्बिट में सूर्य का अध्ययन करते रहना है। कि पार्कर का काम जो है वो कई फेरे उसने लगाने हैं और सूर्य के वातावरण के अंदर बहुत नज़दीक से होके गुजरना। और दोनों पर अपने अपने हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो विभिन्न संस्थानों के द्वारा बनाए गए हैं और जैसा कि अभी ताना जी ने बताया था, तो उनके अध्ययन से हम सोलर विंड, इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड और कई सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, जो कि जिनको हम कहते हैं इन सिटू एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑन साइट एक्सपेरिमेंट। बाकी जो 4 प्रोब्स हैं वो जो है ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम ए डिस्टेंस, हम रिमोट सेंसिंग की श्रेणी में रखते हैं। उनमें कोरोनाग्राफ है, इसके अलावा 2 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं और एक अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। तो उनके और सूर्य का अध्ययन जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो पूरा रेंज है उसमें विजिबल लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट लाइट आई, एक्सरेज आई और इसके अलावा हाई एनर्जी पार्टिकल्स। तो हम एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये सारे अध्ययन होने जा रहे हैं। और जो हमारा जो कोरोनाग्राफ है ये बड़ा एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न ऑप्टिक्स है, सारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ आज के ज़माने का है। तो ये बहुत ही विशुद्धता के साथ जो है सारे जो भी मेजरमेंट्स लेने हैं उनको लेगा। नासा का एक जो L1 पर प्रोब है वो है सोहो, सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। वो 1995 से है वहाँ और उसने बहुत कुछ जो है सूर्य के बारे में बताया है और कोरोनाग्राफ से बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। लेकिन अगर देखें तो सूर्य की सतह से वो करीब उसके रेडियस के 10% के बाहर से वो अध्ययन कर सकता है। हमारा कोरोनाग्राफ जो है जो आदित्य L1 में जा रहा है वो सूर्य के रेडियस के 5%, यानी कि उसकी सतह से 5% के भीतर से ही होके वो अध्ययन कर पाएगा, यानी 1.05 रेडियस ऑफ सन। वो वहाँ से लेके करीब 3 टाइम जो है सूर्य के रेडियस तक हमने पहुँचना है। ये काफ़ी हद तक सूर्य के कोरोना को कवर करता है। और जैसा कि अभी मैंने तस्वीर में दिखाया, ये सूर्य के कोरोना की जो दर्शन है उसके लिए हज़ारों लोग हज़ारों किलोमीटर दूर जाते हैं। वो एक अभूतपूर्व दर्शन है। यहाँ हम कोरोनाग्राफ के जरिए उस छवि को हर समय उसका तस्वीरें ले सकेंगे, वर्णक्रम ले सकेंगे और बहुत कुछ समझाएंगे। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो भारत, अब वो कहते हैं भारत खुद मुख्तार हो जाएगा। भारत को सूर्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल करने के लिए, उसके रिसर्च के लिए, उसके अध्ययन के लिए अब नासा की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा, मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। बहुत कुछ भारत खुद हासिल कर पाएगा। बने रहिए आप सब लोग हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली नेहरू प्लेनेटोरियम में प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेरणा चंद्रा भी इस पर नजर रख रही हैं। उनसे समझते हैं आदित्य L1 के इस लॉन्च को लेकर क्या खास हो रहा है। जी, आदित्य L1 जैसे अपने नाम से ही हम समझ सकते हैं, आदित्य सूर्य का ही एक नाम है। और L1 क्योंकि ये L1 पॉइंट पर इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो लेग्रांज 1 ये पॉइंट है। लेग्रांज 1 को अगर हम समझें तो ये 2 खगोलीय पिंड के बीच का वो बिंदु होता है जहाँ पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की आकर्षण नहीं रहेगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो सन जो है अपनी ऊर्जा से, अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से उसको खींच लेगी। तो L1 पॉइंट वो एक सेफ पॉइंट है, बीच का बिंदु है जहां पर दोनों की ऊर्जाएं जो है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं, उसके बाहर
बाहरी एटमॉस्फेयर, उसके टेम्परेचर और उसमें होने वाले केमिकल प्रोसेस को हम समझ पाएं। तो 11:50 जी हाँ, आज का ही वक्त सूर्य मिशन का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। आदित्य मिशन से जुड़ी पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। सूर्य मिशन का काउंटडाउन शुरू, अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की उड़ान, तैयारियां पूरी, इसरो का जोश हाई, सूर्य पथ पर हिंद का तिरंगा। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में जोश हाई है। सूरज से सामना करने के लिए इसरो का आदित्य मिशन पूरी तरह से तैयार है। सूर्य पथ पर दहाड़ने के लिए आदित्य L1 को बस हरी झंडी का इंतजार है। इसरो ने 1 सितंबर दोपहर 12:10 पर सोलर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग का 23 घंटे 40 मिनट का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। आदित्य L1 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV XL रॉकेट में सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़ेगा। देखिए, लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ तिरुपति के चिंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मिशन की सफलता की प्रार्थना की। इस तस्वीर को देखकर साफ कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का जोश अब पूरी तरह से हाई है। सूरज को समझने के लिए हम जिस मिशन पर जा रहे हैं उसमें कामयाबी मिलनी तय है। अब आपको दिखाते हैं सूर्य मिशन की तैयारियों की तस्वीरें। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। लॉन्चिंग के लिए रिहर्सल भी कर ली गई है और इसकी तैयारियों की तस्वीरें पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और अब अंतरिक्ष से बाहर हमारा आदित्य L1 उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों की स्टडी करेगा। सूर्ययान मिशन को सफल बनाने में इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं और अब हम सूर्य के बारे में सब कुछ जानने को बेताब हैं। क्या मकसद है आदित्य L1 मिशन का, जानते हैं। सूर्य के यूवी बैंड की स्टडी करेगा, सौर घटनाओं का परीक्षण करेगा, सौर तूफान का अध्ययन करेगा, सौर मंडल के ऊपरी वातावरण का भी अध्ययन करेगा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर की जानकारी जुटाएगा, सूर्य के बाहरी परत की विस्तार से स्टडी करेगा और स्पेस में मौसम की वजहों का पता लगाएगा। जी हाँ, सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहाव आता है और इसी बहाव को सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है जो कि बेहद ही विस्फोटक होता है। यहीं से कोरोनल मास इजेक्शन होता है। इसकी वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसीलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना बेहद जरूरी है। ये मौसम सूरज की वजह से बनता है और बिगड़ता है। तो हम फिर तैयार हैं अंतरिक्ष से बाहर अपना परचम लहराने के लिए। तो दिल थाम कर बैठिए, आदित्य L1 की दहाड़ सुनकर हर हिंदुस्तानी का कलेजा चौड़ा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा आपने, सुना आपने, जो जानकारियां इस रिपोर्ट के जरिए सामने रखी गई हैं वो शायद आपको समझ में आ रही होंगी कि इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक कितनी बड़ी तैयारी करके बैठे हैं। देश को जानकारियों के खजाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की ये कोशिश है। ये प्रोजेक्ट कुछ करोड़ की लागत में नहीं तोला जा सकता। ये अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। इस ज्ञान की कीमत बेशकीमती ही इसे कहा जा सकता है, जिसे हासिल करने के लिए कोई आम मेहनत नहीं, बहुत खास और लगातार की जाने वाली मेहनत ही काम आती है। धनंजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, तानिया मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर आरसी कपूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, सूर्य एक तारा है
जाहिर सी बात है स्टार है और जिसपे हमारी पृथ्वी या बाकी ग्रह चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन सूर्य का अध्ययन करना, क्या ये माना जाए कि ये एक तरीके से एक सैंपल स्टडी कही जाए पूरे अंतरिक्ष में मौजूद और भी दूसरे तारों, उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न को लेकर? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोला आपने कि एक तरीके से हमारे सबसे नियरेस्ट अवेलेबल सैंपल यही है। तो हमारे पास एक तरीके से सैंपल स्टडी के लिए सबसे बेहतर, इससे बेहतर हमारे पास कोई स्पेसिमन नहीं होगा। तो हमारे लिए यही सबसे नियरेस्ट स्पेसिमन, तो इसको सैंपल स्टडी कहा जा सकता है। बिल्कुल। तान्या, क्या आप भी यही सोचती हैं कि सूर्य की ये जो जानकारियां हम हासिल करेंगे, हमारे सूर्य के बिहेवियर को हम हासिल करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो और ज़्यादा अलग अलग गैलेक्सी की भी बात करें जहां पर इस तरह के टेम्परेचर वाले स्टार्स को पता किया गया है हबल के ज़रिए, चंद्रा एक्सरे उसके दूरबीन के ज़रिए, तो क्या उनका भी अध्ययन अब हमारे लिए एक नए दरवाजे खोलेगा? हम अंतरिक्ष में और आगे और विस्तृत रूप से जानकारियों को इकट्ठा करेंगे? जी बिल्कुल। जो जैसा कि अभी धनंजय सर ने भी कहा कि हमारे सौर मंडल में ये सूर्य एक सितारा है, स्टार है, तो इसकी स्टडी के बाद जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में और स्टार्स हैं या एंड्रोमेडा गैलेक्सी या जो दूसरी गैलेक्सीज हैं उनमें जो स्टार्स हैं उनके बारे में भी हमें ये हेल्प करेगा जानने में, हर एक के बारे में जानने में हेल्प करेगा। इसीलिए सूर्ययान जो आदित्य L1 है इसीलिए ख़ास है। और बहुत बड़ी बात ये है कि अगर डॉक्टर आरसी कपूर मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं सवाल के ज़रिए आपके सामने आ रहा हूँ। क्या इस मिशन ने अगर अपने जो इसके पैमाने हैं उन्हें पूरा किया तो अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश होगा विश्व में जिसने सूर्य की स्टडी के लिए किसी मिशन को लॉन्च किया होगा? देखिए, ये बात तो सही है कि जो हम करने जा रहे हैं वो यूनिक इस सेंस में है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत पेचीदा ऑप्टिक्स है और विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें एकदम लेटेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। और उस लिहाज से जो हम कुछ बारीकियों की तरफ जो जा रहे हैं वो अभी तक और किसी ऑब्जर्वेटरी ने नहीं की हैं, और बारीकियों को हम मानते हैं कि वो सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में है। देखिए, बहुत पहले से जो है नासा एक्टिव रहा है विभिन्न प्रकार के मिशंस में, इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की और दूसरे देश में, तो हम भी इसी रिंग में हैं। और आप ये समझिए कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद तो हम विश्व की 4 सबसे महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसीज में आ गए, और जाहिर है कि आदित्य L1 उसमें आगे और कंट्रीब्यूट करेगा। इसरो के और भी साइंस मिशंस हैं, वीनस मिशन है, चंद्रयान 4 और 5, इसके अलावा मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, और फिर जैसा कि कहा गया कि चूंकि ये फेमसली कहा गया कि स्पेस द फाइनल फ्रंटियर, और आप अगर नासा के ट्विटर अकाउंट में जाएंगे वहाँ लिखा है देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। तो ये अंतरिक्ष जो है वो सभी का है और कोई भी कुछ भी करेगा। हम हमेशा जो है अपने आप को समुद्र के किनारे पाते हैं कि आपने एक दिन का अध्ययन किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा समुद्र जान लिया। बहुत कुछ है और हम भी कुछ ढूंढेंगे, जैसे बाकी के दुनिया के स्पेस एजेंसीज के साथ जुड़े हुए वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं हमें बहुत कुछ नया मिलेगा। डॉक्टर आरसी कपूर, हम कुछ भी कहीं जाना चाहते हैं, मैं चंद्रयान और सूर्ययान मिशन जो हैं उनको देखते हुए धरती पर हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं कहीं कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। मैं छोटी दूरी जानी होती है तो शायद हम लोग अपनी बाइक से चले जाते हैं, थोड़ा और दूरी हुई तो कार हमने इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दूसरी चीज़ें लगी होती हैं, हमारे आराम की होती हैं। अगर हमें बहुत भारी सामान ले जाना है तो फिर हैवी व्हीकल्स की हम बात करते हैं। हम चंद्रमा की भी दूरी को बहुत पार करने की कोशिश कर रहे हैं, PSLV C-57 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये रॉकेट वाकई हमारे डिजायर्ड जो हमारी एम्स हैं उनको पूरा करने में सक्षम है, या फिर जैसा अक्सर कहा जाता रहा है पिछले कुछ दिनों में कि भारत स्लिंग शॉट की तकनीक अपनाता इसीलिए है कि भारत के रॉकेट कैपेबल नहीं है वहां तक जाने के लिए? देखिए, एक बात है कि पिछले 60 साल में इसरो कहाँ से कहाँ आ गया। आपने वो एक तस्वीर देखी होगी जिसमें
बाएं तरफ जो है एक साइकिल के ऊपर रॉकेट का ऊपरी हिस्सा रखा हुआ है, और दूसरी साइड में आपने तस्वीर देखी जिसमें इसरो का बाहुबली GSLV Mark 3 है। तो ये 60 साल की कहानी है, ये तस्वीर ये बताती है कि हमने कितना कुछ किया। होम ग्रोन टैलेंट और लोकली सोर्स्ड कंपोनेंट्स, यहाँ तक कि मैं एक बार करीब 35 साल पहले बीनिया में गया था, जो कि यहाँ बेंगलोर में इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वो इसरो के लिए छोटे कंपोनेंट्स बना के देते हैं, और ऐसी 50 इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में जो कि इसरो को कंपोनेंट्स बना के दे रहे हैं। ये तो करीब 35-40 साल पहले की बात है, और अब जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है इसरो के साथ जुड़ी हुई है। तो जो इसरो का काम है, चाहे वो देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है या कोई साइंस मिशंस करने हैं, हमारी इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से जुड़ती है। हमारे यहाँ लोकल टैलेंट जो है वो इसरो के साथ जुड़ रही है। आप ये देखिए कि चहुमुखी विकास जो है हो रहा है। इसमें आदमी ये ना सोचे कि हमने इतने पैसे रॉकेट उड़ाने में चले गए हैं, ये सब कुछ है। हमको जो बेनिफिट है वो एक सारी जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं। आज मैंने सुबह एक तस्वीर देखी, डॉक्टर सोमनाथ जी के पड़ोस में एक बच्चे ने इसके आदित्य L1 का जो है एक मॉडल बना के उनके साथ में उनके हाथ में दिया है। मेरे ख्याल में वो तस्वीर जो है वो सब कहानी कह देती है। आप ये कहिए कि वो सारा पैसा वसूल है। तो बच्चों में कितना लगाव है, कितनी उत्साह है, और फिर स्कूल चिल्ड्रन में और जो कॉलेज के बच्चे हैं वो सब जो है इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। सबका मन है, बहुतों का मन है कि हम स्टेम में जाएं, यानी साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स वो एरियाज, उनके लिए प्रेफरेंस ले रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में देखिए, आज से 10 साल बाद बहुत अच्छे आपको इसी झुकाव वाले इंजीनियर भी मिलेंगे, वैज्ञानिक भी मिलेंगे। जी हाँ, जब हम आदर्श तैयार करने की कोशिश करते हैं तो केवल आदर्श ही उसके लिए सारा क्रेडिट नहीं लेते। दरअसल क्रेडिट पूरा देश लेता है, क्योंकि उन आदर्शों को देखते हुए एक दूसरी पॉल सेकंड इन लाइन भी तैयार होती है, जो देश को भविष्य की एक आस दिखाती है। धनंजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपसे भी मेरा वही सवाल होगा। मैं समझना चाहता हूँ दर्शकों से, PSLV C57 जो सूर्ययान को मिशन को लेकर जा रहा है 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक, जहां पर लैग्रेंजियन पॉइंट है, क्या ये PSLV C57 इसके बारे में बताइए, क्या ये काफ़ी है? क्या इसको भी हम किसी तरकीब के ज़रिए वहां तक ले जा रहे हैं, या ये और भी ज़्यादा ताकतवर रॉकेट है? जहाँ तक मेरी बेस्ट नॉलेज है, ये PSLV C57 में एक्स्ट्रा बूस्टर्स लगे हुए हैं, और ये PSLV किसी भी तरीके से किसी और रॉकेट या किसी दूसरे देश के रॉकेट से किसी भी तरीके से क्षमता में भी कम नहीं है। बात रही, मैं आपसे इससे पिछले सवाल के साथ भी रिलेशन में बात करूंगा। स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, अगर देखिए सूर्य तो कई बिलियन वर्षों तक अभी रहने वाला है, वो कहीं जा नहीं रहा, हम कहीं जा नहीं रहे। अगर आपको सेम मिशन कम कॉस्ट पे एक स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी से आप सेम काम अचीव कर पा रहे हो, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम पड़ रही है, बट एफिशिएंसी पे कोई एफर्ट, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। एक तरीके से ये सही तरीका ही मानिए इसे। भले आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, बट आपकी एफिशिएंसी और आपका जो काम है वो सही तरीके से होगा। तो इसमें भी कोई बात नहीं। PSLV किसी भी तरीके से क्षमता में कम नहीं है किसी भी दूसरे देश के रॉकेट से, और हमारा ट्रस्टवर्दी लॉन्च व्हीकल रहा है काफ़ी लंबे समय से। क्रायोजेनिक इंजन है, बहुत कम देश और बहुत कम एजेंसीज ऐसी हैं जिनके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, जो अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। और हम बड़े प्राउड एक टेक्नोलॉजी ओनर हैं, ये भी नहीं कि हमें कहीं से सोर्स करना पड़ रहा हो। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। जरूर। PSLV जो है हमारे काफ़ी लंबे समय से एक ट्रस्टवर्दी लॉन्च व्हीकल में रहा है। मैंने खुद ही अपनी आंखों के सामने 6 लॉन्च देखे हैं, और अभी तक शायद ही कोई ऐसा मिशन है कि जहाँ पे इस रॉकेट ने हमारा सर या नज़रें झुकाई हों। इनफैक्ट PSLV ही वो व्हीकल रहा है जिससे हम लोगों ने बैक टू बैक काफ़ी सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर, दूसरे देशों के भी, जिसकी वजह से इसरो का हमेशा एक जो दर्जा है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी बढ़ा है। और PSLV के आने वाले जो भी व्हीकल्स आते जा रहे हैं और इनके आइटरेशंस को हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। हर PSLV का जो लॉन्च है वो अगले PSLV जो भी लॉन्च व्हीकल आ रहा है उसके फर्दर मॉडिफिकेशंस में मदद करता है। तो ये एक साइकिल है, तो ऐसा नहीं है कि PSLV ये किसी भी तरीके से क्षमता में कम है। और मैं तो पर्सनल ओपिनियन में मेरा मत ये है, स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी पे ही काम करना मेरे हिसाब से बेहतर है। ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट को कम रखता है, प्लस आपकी एफिशिएंसी में किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आता। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मान लीजिए भले ही आदित्य L1 को लैग्रांज 1 पहुँचते 125 दिन के आसपास लगेगा,
आप उसे 25 दिन में पहुंचा के कुछ एक्स्ट्रा डिटेल नहीं कलेक्ट कर लेंगे। तो मैं तो इस टेक्नोलॉजी का फुल सपोर्टर हूँ और PSLV तो आई एम प्रॉपर, आप मुझे मानिए कि उसके सपोर्ट में पहले दिन से रहा हूँ, हमेशा रहूँगा। तो यस, PSLV को थोड़े और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, उस समय के साथ इसरो उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। जब हम लोग शायद बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट अपने पूरी क्षमता से, अपनी बेस्ट नॉलेज से उस पर काम कर रहे हैं। एक और बात मैं इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर RC कपूर ने भी टच करा कि इस मिशन की वजह से और जो लॉन्च हुआ है इसकी वजह से, खासकर जो पिछले कुछ दशक में, पिछले एक दशक में या 2 दशकों में जो इसरो ने सफलताएं हासिल करी हैं PSLV और दूसरे लॉन्च व्हीकल्स की वजह से, इसकी वजह से आम जनता में जो नया जनरेशन है उसमें एक अलग उत्साह जागा है जी। इनफैक्ट आप अगर पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो 7 से 9 स्टार्टअप्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में। जिस वक्त हम लोग बात करते हैं SpaceX वगैरह के अमेरिका में जो इतने अमीर और इतने ज़्यादा फंडरेज करके बैठे हैं स्टार्टअप्स, हिंदुस्तान में ऐसे लोकल स्टार्टअप्स हैं और नई जनरेशन उसके अंदर उत्साह से काम कर रही है। धनंजय जी, सुमित श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं स्पेस एक्सपर्ट के तौर पर। इस वक्त सुमित श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। आप लोग लगातार अपनी बातें कह रहे हैं और मेरे दर्शक समझ भी रहे होंगे, क्योंकि हम सवाल रख सकते हैं, इन तकनीकी चीज़ों को आसान तरीके से लोगों के सामने रख नहीं सकते। सुमित जी, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत स्वागत है। आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा जो हमारे बाकी दूसरे सम्मानित गेस्ट से मैं पूछ रहा था। पहला सवाल ये है कि सूर्ययान मिशन भविष्य की कितनी असीम संभावनाओं को खोलता है, अंतरिक्ष के उस इनफाइनाइट में जाने की उस जानकारियों का कितना खजाना इसरो के पास पहुंचाता है कि भारत स्पेस साइंस में एक नई सुपर पावर की तरह सामने आए। जो आदित्य L1 मिशन है वो सूर्य का अध्ययन करेगा, और जो सूरज है हमारा वो G2 टाइप स्टार है, और जो मतलब स्टार्स का एक क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर हम सूर्य का अध्ययन करते हैं तो हमें इस तरीके के स्टार्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ सन के जितने भी हिस्सों का हम इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो जितनी भी वेवलेंथ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उससे हमें और नई नई जानकारियाँ मिलेंगी जिनको हम अर्थ से नहीं ले सकते थे। और हम लगातार सन को ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हम जो सन से आने वाली रेडिएशन है उनको हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकेंगे। ठीक है, पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकेंगे। कई सवाल मेरे पास अभी भी हैं। धनंजय जी, तानिया जी, सुमित जी और डॉक्टर RC कपूर, सभी आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपके जरिए मेरे दर्शक समझ रहे होंगे कि इसरो के लिए इतना खास क्यों है, और जब इसरो के लिए खास है तो भारत के लिए भी ये मिशन वाकई अहम होने वाला है। वक्त बहुत कम बचा है, 11:50 सूर्ययान की लॉन्चिंग है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।